मैं रामस्वरूप पांडे, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी इन एसबीएम इंटर कॉलेज डियाथो गोंडा। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जैव प्रोसेस को पढ़ा था, यानी कि जीवों का प्रक्रम। उसमें पोषण शब्द हम लोगों ने सुना था। पोषण वो होता है कि जो पोषक तत्व युक्त पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करें, वो उनका पोषण कहलाता है। पोषण में अब ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दो प्रकार का होता है। एक होता है कि वो ऐसे जंतु जो अपना पोषण स्वयं करते हों, ऐसे जंतु जो अपना पोषण स्वयं करते हों वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ये स्वपोषी कहलाते हैं। और ऐसे पोषण जिसमें जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतु पर आश्रित होते हों, ये परपोषी पोषण कहलाते हैं। परपोषी पोषण के अंतर्गत जैसे हम लोग अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। मनुष्य में पोषण किस प्रकार का होता है, यानी पोषक तत्व युक्त पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करना, ये मनुष्य का पोषण कहलाता है। अब इसमें जब वो भोजन को ग्रहण करेगा तो किस प्रोसेस से वो भोजन होता हुआ उनकी आहार नाल में जाएगा, उसकी क्या क्या कार्य रहेंगे, हम लोग इस चित्र से समझ सकते हैं। देखिए, पूरी बॉडी जो है 3 पार्ट में बटी हुई है। पहला है हेड, दूसरा थॉरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। जो हेड रीजन होता है, इसके अंतर्गत माउथ आता है। ये माउथ जो होता है ये फेशियल साइड पे चल अचल मांसल पार्टों से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, उसको हम माउथ कहते हैं। माउथ का पिछला भाग जहां से खुलता है उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी के मुख्य 3 पार्ट होते हैं। अब इसके अंतर्गत टीथ आता है, और टीथ के बाद में इसमें ग्लैंड होती हैं, जिसको लार ग्रंथियां बोलते हैं या सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद में ये इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। अब उसके बाद में टीथ जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। टीथ जो एक होता है अस्थाई और एक अस्थाई। जन्म के 1 वर्ष बाद जो टीथ निकलता है उसे अस्थाई टीथ कहते हैं या क्षीर दांत कहते हैं। ये 8 वर्ष के बाद और 9 वर्ष के बीच में ये गिर करके खत्म होकर के और अस्थाई दांत बना लेता है। अस्थाई दांत होते हैं, ये कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिससे मान लीजिए एक सेब हम खा रहे हैं तो सेब के एक टुकड़े को जो हमने निकाला तो जो दांतों का उसमें कार्य हुआ उसे हम क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। उसके बाद उसके छोटे टुकड़े करने के लिए साइड में ले जाते हैं, उसको हम कैनाइन टीथ या रत्नक कहते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में फिर प्रीमोलर और उसके बाद में फिर मोलर, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद में टंग है। टंग हमारी इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके स्वाद को ग्रहण कर जो है चखने का काम करती है, टेस्ट को। और उसके बाद में टाइलिन 3 जोड़ी, मानी कि 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, उसमें टाइलिन एमाइलेज नामक एंजाइम होती है। टाइलिन जो होता है ये जो जटिल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं इनको सिंपल में चेंज करने का काम करती है। प्यारे बच्चों, इसमें ये चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जो पाचन की क्रिया होती है वो माउथ से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि पाचन का क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस चेंज इनटू सिंपल फूड सब्सटेंसेस इज आल्सो नोन एज डाइजेशन। ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। अब उसके बाद में क्या हुआ, टाइलिन एमाइलेज ये हमारे जटिल पदार्थों को सिंपल में तोड़ करके और उसके बाद में पीस करके एक लुगदी बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक बार सोचिए, काइम कहते हैं उसे। काइम जो होता है ये पेस्ट के, कोलगेट मंजन के पेस्ट के रूप में होता है। अब ये जो भोजन हमारे मुख गुहा में एक पेस्ट के रूप में तैयार हुआ है, धीरे धीरे जिस पार्ट में जाता है उसे हम फूड डक्ट कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्रास नली से होता हुआ, ग्रास नली का जो वर्क होता है किस रूप में होता है, कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछ लेता है, ये कर्मंकुचन गति करती है। कर्मंकुचन गति के द्वारा भोजन खिसकता है, और खिसकता हुआ जिस थैले के रूप में यहाँ पर पहुंच जाता है उसे हम स्टमक कहते हैं। स्टमक जो होता है अमाशय होता है। देखिए, अमाशय हमारा ये जान लीजिए पेट है। जब अमाशय खाली रहता है तो हमें भूख लगती है, जब अमाशय भरा रहता है तो हम बिल्कुल फुलफिल रहते हैं कि हमने भोजन किया है। अमाशय ये 3 पार्ट होते हैं। इसमें ध्यान देने की योग्य बातें हैं। इसमें हमारे भोजन का
जो पार्ट है ये अमाशय है, इसमें 4 घंटे तक भोजन रुक जाता है। इसलिए आप देखिए हर चौथे घंटे पे आपको भूख लग जाती है, ऐसा आप फील करते हैं। नहीं फील करते होंगे तो फील करके देख लें। उसके बाद में ये अमाशय का पार्ट है, इसमें 3 भाग है। ऊपर का पार्ट होता है फंडिक, नीचे बीच का पार्ट होता है कार्डियक और सबसे नीचे का पार्ट होता है पाइलोरी। जो कार्डियक पार्ट होता है इसमें श्लेष्म सेल होती हैं जो एचसीएल का स्राव करती हैं। यहाँ पर देखिए 2 चीजें हमारे दिमाग में इसमें आनी चाहिए कि जो एचसीएल होता है ये भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। साथ ही साथ जब हमारा भोजन बक्कल कैविटी में था तो उसका पीएच मान 7.1 था, लेकिन जब भोजन हमारे अमाशय में पहुंचा तो उसका पीएच मान कितना हो गया, 2 के करीब हो गया। अब यानी 2 या 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब यानी कि इतना 2 पीएच मान, अब सोचे कि इतना एसिड होता है इसमें। अब इतना जो एसिड है, अब इसी में क्या होता है कि जब एचसीएल का स्राव अधिक हो जाता है तो इस व्यक्ति को एसिडिटी हो जाता है। एंटासिड नामक मेडिसिन प्रयोग करके एसिडिटी को कम करते हैं। या अन्य मेडिसिन जो प्रयोग करते हैं तो यानी खट्टी मीठी डकारें जो आती हैं, ये नॉर्मली आप लोग को ऐसे समझना चाहिए कि जो खट्टी मीठी डकारें आती है ये अमाशय के द्वारा ही आती हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर होता है। गले की जो वो होती है वो बहुत मुलायम होती है, ठीक है, स्किन अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है। अब उसके बाद में भोजन यहाँ से होता हुआ है सी आकार का यहाँ बन जाता है। देखिए खरगोश में यू आकार का होता है, इसलिए वो क्या करता है, भोजन को दोबारा वही फेसेस को त्याग करके दोबारा उसको खाता है। लेकिन ह्यूमन में ये सी आकार का होता है, इसलिए भोजन पूर्णतया जब वो डाइजेस्टेबल हो जाता है तभी आगे खिसक पाता है। अब उसके बाद में अभी तक भोजन का पाचन, यहाँ से देखिए एक बहुत बड़ी शरीर की ग्रंथि आपको दिख रही होगी चित्र में। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एक जी की आपका तैयार हो गया, उसका नाम क्या है, यहाँ से पहुंचेंगे लीवर है, जिसको हम यकृत कहते हैं। बाइलोड पार्ट में बटा हुआ है। लीवर यानी क्या, किसका स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है। और पित्त रस जिसमें एकत्रित होता है उसे हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। अब यहाँ पर जो पित्ताशय होता है ये हमारे भोजन में जरूरत के अनुसार पित्त रस को भेजता रहता है और भोजन को क्षारीय बनाता रहता है। बाइलरुबिन, बाइलवर्डिन का नाम सुने होंगे। ये क्या करता है, भोजन में ये पित्त रस मिलता रहता है, उसी के आधार पर उसको क्षारीय बनाता रहता है। अब हमारा भोजन यहाँ पर देखिए पत्ती के समान संरचना है, इसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज जो होता है ये एक प्रकार की इसमें गुच्छे वाली सेल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिए, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है बोर्ड का। यहाँ पर गुच्छे वाली सेल्स होती है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक लैंगरहैंस थे। लैंगरहैंस ने बताया था कि इसमें 3 तरीके की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सेल्स होती है, जो अल्फा सेल्स का कार्य होता है वो क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है। अल्फा सेल और बीटा सेल, गामा सेल, इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखिए अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स, ये 3 तरीके की सेल्स हैं। अब इसमें जो अल्फा सेल्स होती है ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्राव करती है। किसका स्राव करती है, ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्राव करती है। जो बीटा सेल्स होती है इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, और जो गामा सेल्स होती है दोनों का नियमन करती है। जो अल्फा सेल्स से ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्राव होता है, ये ग्लूकेगान क्या करता है, कोई पे आप जो देख रहे वीडियो एक बार मन में सोचें कि ग्लूकेगान क्या कार्य करता है। ग्लूकेगान जो होता है ये जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि हमारे बॉडी का ईंधन ग्लूकोज, ठीक है। और उसके बाद में जब हम भोजन करते हैं हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो जो बीटा सेल्स है इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ध्यान रहे, पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर कि अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में नहीं बन पाई तो हमारे ब्लड में रुधिर है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसी को हम डायबिटीज कहते हैं या मधुमेह रोग कहते हैं, ठीक है। आज तक सर्वे किया जाए तो हर घर में या हर तीसरे घर में आपको एक पेशेंट मिलेगा। तो ये क्या है, इंसुलिन का फैक्ट होता है। अब दूसरी चीजें हैं, ये पैंक्रियाज इसलिए
बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि, इससे एक जीके और तैयार कर लीजिए। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है, इसलिए इस प्रकार की ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब उसके बाद में जब इतनी सारी इसमें प्रोसेस होने के बाद भी अब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। किसमें पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पार्ट है, अब इस पार्ट को हम स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ निकालेंगे, और जब हम इसका निकालेंगे पार्ट, इसमें इस तरीके से अंदर विलाई लगे होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज विलाई, और सामान्यतः इसे हम रसांकुर कहते हैं, क्योंकि ये रस का अवशोषण करने वाली क्रियाएं होती हैं। ये रस को, पोषक पदार्थों का ये अवशोषण कर लेती हैं। अब जब पोषक पदार्थ का अवशोषण करती हैं तो बचा हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है, वो भोज्य पदार्थ यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है? अब ये लार्ज इंटेस्टाइन पहुँच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से भोजन जाता है, यहाँ से जो जल होता है भोजन में, वो यहाँ से अलग हो जाता है, यानी वो जल का जो हाइड्रोलेशन होता है वो जल यहाँ से निकल जाता है और वो वृक्क में चला जाता है, यानी वो उत्सर्जन तंत्र की बात हम लोग उसमें करने लगेंगे। और उसके बाद में यहाँ से पोषक पदार्थ यहाँ जाते हैं, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी यहाँ से भोज्य पदार्थ जाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का मतलब हुआ ये कृम रूप परसेसिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कृम रूप परसेसिका। इसमें भोजन की, ये हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग होता है, और इसमें जो भोज्य पदार्थ फंस जाते हैं तो इसमें क्या होता है? वो सड़ जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए इस प्रकार के को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस रोग। अपेंडिक्स में सड़े पर भोज्य पदार्थों का पहुंच जाना और उसके बाद में स्वेलिंग हो जाना अपेंडिसाइटिस नामक डिजीज कहलाता है या रोग कहलाता है। उसके बाद में यहाँ बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ये रेक्टम के द्वारा, एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके नॉमेनक्लेचर में आपको सारी चीजें इसमें दिखा दी गई हैं, नाम खींच करके मैंने दिखा दिया है। दूसरी चीज है, हेड रीजन में भोजन को हम अंतर ग्रहण करते हैं, यानी कि हेड के द्वारा हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। उसके बाद में थोरैक्स रीजन जो होता है, इसमें भोजन का जो है डाइजेशन है। थोरैक्स से थोड़ा नीचे अगर हम आते हैं तो हमारा एब्डोमेन रीजन शुरू हो जाता है। एब्डोमेन रीजन के कुछ अपर पार्ट में और थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच पार्ट जो होते हैं, इसमें भोजन का डाइजेशन होता है। और उसके बाद में जो एब्डोमेन पार्ट होता है, इसमें भोजन का पूर्णतया अवशोषण होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। और इसके द्वारा ये जो विलाई होती है इंटेस्टाइन की, ये भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती है। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग ये वीडियो व्यवस्थित समझ गए होंगे। धन्यवाद।